साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सबको दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है जिसका नाम साथी चुंबक और परिनालिका है। चुंबक और परिनालिका से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है आज की क्लास में मैं आपको एमसीक्यू के माध्यम से कराने की कोशिश करूंगा। अंतिम तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आती है तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न ये रहा, आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, चुंबक के किस भाग पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक तीव्र होता है। अगर मैं चुंबक की बात किया जाए तो चुंबक के आप देखें साथी आपका अक्ष भी होता है, मध्य बिंदु भी होता है और चुंबक का ध्रुव भी होता है। तो कहां पे अधिक होगा तीव्र? तीव्र मतलब जहां पे मजबूत होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र कहां पे मजबूत होगा? ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। तो आप बोलोगे जो नॉर्थ वाला पोर्शन है या फिर जो साउथ वाला पोर्शन है उस पे इसका जो चुंबकत्व होता है या फिर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो साथी क्या होता है? सघन होता है, जिसे आप अधिक तीव्र कह सकते हैं या मजबूत कह सकते हैं। यहीं पे चुंबकत्व क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो बोलेंगे ध्रुवों पर ज्यादा होता है, केंद्र पर नहीं, मध्य भाग। साथ अगर मध्य भाग की बात करते हैं तो मध्य भाग पर सबसे निम्नतम होता है। अगर सबसे कम की बात पूछा जाएगा तो सबसे कम कहां होता है? मध्य भाग में। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा कहां होता है? तो ध्रुवों के स्थान पर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट साथी अगर मैं बात करता हूं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा कैसे होगी जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे हो जाएंगी? क्या खुले रूप में, बंद रूप में या फिर सीधी रेखाएं में या फिर विक्षेपित होगी? एक बात को ध्यान रखेंगे। तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बंद लूप में होगा, क्योंकि जो चुंबकीय रेखाएं या फिर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होते हैं आप कहोगे नॉर्थ और साउथ है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में एंट्री करता है। इस तरीके से नॉर्थ से निकलेगा साउथ में एंट्री करेगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में एंट्री करता है। तो एक बंद लूप होता है, ना कि खुले हुए रेखाएं होती हैं। इस बात को ध्यान रखना। आप इसे सतत बंद रेखाएं भी कह सकते हैं। यह भी साथी चुंबकीय बल रेखाएं के लिए यूज होता है शब्द अलग अलग एग्जाम्स में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक चुंबक के दो भागों में काटने पर क्या होता है? अगर एक चुंबक को हम दो भागों में बांट देते हैं तो क्या हो जाएगा? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर ये मैग्नेट है साथी, अगर ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मैं दो भाग में बांट दूं, यहां से साथी काट दूं, तो क्या होगा? एक आप देखिए जो मैग्नेट है साथी अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। यानी कि दो ध्रुव जो है साथी, दो ध्रुव जो है अलग अलग नहीं होगा, फिर से एक नई चुंबक का निर्माण कर लेगा। क्या करेगा? नई चुंबक का निर्माण करेगा। लेकिन अगर आप अलग अलग भागों में बांटेंगे तो वहां पर अगर आपसे चुंबकत्व के बारे में पूछा जाएगा तो साथी चुंबकत्व कम हो सकता है। यानी कि चुंबक को तोड़ने पर, चुंबक को चोट पहुंचाने पर, हथौड़ा से पीटने पर या फिर गर्म करने पर उसका चुंबकत्व खत्म हो सकता है, चुंबकत्व कम हो सकता है, लेकिन जो उसका ध्रुव है आप उस ध्रुव को खत्म नहीं कर सकते हो, ना ही आप ध्रुव को नष्ट कर सकते हैं। ध्रुव हमेशा उसमें विद्यमान रहता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे चुंबक के दो भागों में काटने पर क्या होता है? केवल एक भाग चुंबक रहता है। बिल्कुल गलत। प्रत्येक भाग दो ध्रुव साथी हो जाता है। बिल्कुल, प्रत्येक भाग में दो ध्रुव होता है। इसमें भी दो ध्रुव और इधर जो कटा हुआ भाग है इसमें भी दो ध्रुव हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। वी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। साथ ही अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है। साथ ही साथ अगर आप बीपीएससी एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं, जहां पर सारे शिक्षक आपको एनसीईआरटी के साथ बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। और अगर आपको तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ अभी जुड़े। हमारे एप्लीकेशन द ऑफिशियल करीब पर एक कोर्स साथी उपलब्ध है। नेक्स्ट, एक धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र होता है। साथ ही एक धारावाही परिनालिका है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि परिनालिका होता क्या है। अगर कोई कुचालक पदार्थ है और इस कुचालक पदार्थ पर हम सारी तारों के फेरों की संख्या ऐसे ऐसे लपेट देते हैं तो एक चुंबक की तरह काम करता है। हम इसे परिनालिका कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। यही आपको क्या है? सोलेनॉइड है। इस बात को ध्यान रखना, जिसे हम परिनालिका कहते हैं। अगर मैं साथ ही बात करता हूं परिनालिका कैसा काम करता है तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपका अस्थाई चुंबक के जैसा काम करता है। यानी कि धारा जाएगा तो चुंबक की तरह काम करेगा और धारा जाना जैसे ही बंद कर देगा ये चुंबक की तरह काम करना खत्म कर देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसे परिनालिका कहते हैं। परिनालिका से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में सारे यहां पे लेकर आया हूं, बस अंतिम तक देखिएगा। अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है, क्या आपको रिवीजन हो पा रहा है, यस या नो कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो धारावाही परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? अब साथ ही इसके चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अमूमन जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है इसके अंदर की बात है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र साथी क्या होता है? आप बोलेंगे एक दूसरे के साथी क्या कह सकते हैं कि रेखाएं जो प्रदर्शित होते हैं समानांतर होते हैं। यानी कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, इक्वल होता है। और जहां पे चुंबकीय क्षेत्र इक्वल होता है आप कह सकते हैं कि वहां, क्योंकि हम चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाएं से ही प्रदर्शित करते हैं, इसलिए जहां पे चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा वहां पर रेखा एक दूसरे का समानांतर हो जाता है। क्या होता है? समानांतर होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, है ना। तो यहां से पूछा जा रहा है कि परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो साथी अंदर बोलेंगे, बाहर नहीं। बाहर समान नहीं होता है। बाहर की बात किया जाए तो साथी बाहर अलग चीजों पर डिपेंड करता है, जो आगे एक प्रश्न है उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अंदर की बात किया जा रहा है तो अंदर समान होता है। क्यों? क्योंकि साथी अंदर में चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि वहां पर चुंबकत्व क्या होगा? समान होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल कहां होता है? साथी चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल कहां होगा? तो मैंने अभी आपको बताया कि मध्य बिंदु पर साथी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। और जो ध्रुव है साथी, चाहे उत्तरी ध्रुव की बात कर ले या दक्षिणी ध्रुव की बात कर ले, दोनों ध्रुव पर चुंबकत्व क्या होता है, प्रबल होता है। और चुंबकत्व प्रबल हो रहा है, इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र भी प्रबल हो जाएगा। डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक टेस्ला किसके बराबर होता है? जरा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मैं साथी एक टेस्ला की बात करता हूं तो आप सभी जानते हैं जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए जो एसआई मात्रक होता है उसे हम टेस्ला कहते हैं। लेकिन यहीं पर अगर सीजीएस मात्रक की बात करूं तो साथी सीजीएस मात्रक आपका गॉस होता है। क्या होता है साथी? गॉस होता है। इस बात को ना गॉस होता है। तो एक टेस्ला की अगर बात करें तो एक टेस्ला बराबर कितना होगा? 10 के पावर माइनस 4 गॉस होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप बोलेंगे सर एक बराबर सॉरी प्लस में साथी 10 के पावर प्लस में 4 गॉस होता है, याद रखना। तो 10 के पावर 4 प्लस में गॉस हो जाएगा, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस रूप में होती हैं? मैं अभी आपको समझाया हूं। मैं चाहूंगा इस प्रश्न का आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं देखूंगा कि 7 के कितने लोग आंसर बता रहे हैं कि 7 का आंसर साथी क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो परिनालिका है अस्थायी चुंबक जैसा काम करता है। धारा जाएगा तो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, और अगर धारा प्रवाहित नहीं होगी तो चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगा, एक ऐसे ही नॉर्मल खिलौना के जैसा व्यवहार करेगा। लेकिन उसके अंदर में चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होते हैं, जिसके कारण साथी उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान बनता है, या कह सकते हैं चुंबकत्व एक समान हो जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि उसके अंदर में चुंबकीय बल रेखाएं कैसे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए सही नहीं है? जो गलत है उसके लिए बताना है। साथ ही मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, रिवीजन करवाना चाहता हूं। जो आपका मैग्नेट है, इस मैग्नेट में चुंबकीय बल रेखाएं अगर देखा जाए तो बाहर की ओर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी में एंट्री करती हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बतलाती हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर है। बाहर की मैं बात कर रहा हूं। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं साथ ही जितने भी चुंबकीय बल रेखाएं होंगे सब यही करेगा नॉर्थ से साउथ की ओर। लेकिन अगर अंदर अंदर की बात किया जाए, साथी, तो अंदर अंदर क्या होगा कि आप देखेंगे यहां से साउथ से नॉर्थ की ओर एंट्री करता हुआ मिलेगा। यहीं से साउथ से नॉर्थ की ओर एंट्री करेगा, साउथ से नॉर्थ की ओर एंट्री करता हुआ आपको प्रतीत होता है। तो अगर अंदर की बात किया जाए तो साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं बाहर की बात किया जाए तो साथी आपका नॉर्थ से साउथ होता है। ये आपका डायरेक्शन बताता है। और कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, इस बात को साथी ध्यान रखिएगा। और यह एक बंद रेखाएं होती हैं, जिसे बंद सतत रेखाएं कह सकते हैं। देखिए एक बंद रेखाएं हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के आधार पर बोला जा रहा है कि कौन चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही नहीं है। तो साथी पहला पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर उन्मुख होती हैं, बिल्कुल सत्य है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद और निरंतर होती है, बिल्कुल सत्य है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकता है, बिल्कुल गलत है। कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करता। अच्छा, प्रतिच्छेद नहीं करने का कारण क्या है? साथी प्रतिच्छेद नहीं करने का एक मुख्य कारण है कि जैसे ही प्रतिच्छेद करेगा तो एक बिंदु से दो डायरेक्शन साथी बताने की कोशिश करेगा, जो कि संभव नहीं है। एक पॉइंट से एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर साथी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट साथी, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं, जहां पर सीटेट का कोर्स उपलब्ध है और बहुत मिनिमम फी में आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी के साथ हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एक विद्युत चुंबक है। अगर मैं विद्युत चुंबक की बात करता हूं साथी, क्या होगा? अगर मैं विद्युत चुंबक की बात करूं, आप जानते हो कि सर चुंबक दो प्रकार का होता है, एक आपका अस्थाई और एक अस्थाई। और जो अस्थाई है ना साथी, उसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबक। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। जो अस्थाई है, तो आप बोलेंगे सर एक विद्युत चुंबक जिसे अस्थाई चुंबक है उसी को कहा जाता है। अब सवाल यह भी पूछ लेता है कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे और अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आगे प्रश्न के माध्यम से आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल इस याद रखिएगा, ये आपको बिल्कुल सही जवाब होगा। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? अगर मैं परिनालिका की बात करता हूं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं या फिर जो चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकत्व है किस पर निर्भर करेगा साथी? तो अगर मैं चुंबकीय बल रेखाओं की बात परिनालिका की बात करें साथी, तो परिनालिका में जो मैग्नेटिज्म होता है, सबसे पहले ध्यान रखना यहाँ पे तारों की फेरों की संख्या पर, तारों की फेरों की संख्या जितना ज्यादा करोगे साथी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबक के जैसा काम करेगा। ठीक है, तो पहले फेरों की संख्या पर। दूसरा अगर बात करते हैं साथ, जितना धारा ज्यादा प्रवाहित करेंगे उतना ज्यादा ये चुंबकत्व के जैसा काम करेगा। जैसे अगर आप 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो कम चुंबक के जैसा काम करेगा। अगर इसी में 5 एम्पियर प्रवाहित कर रहे हैं तो ज्यादा चुंबकत्व बढ़ जाएगा, यानी कि धारा जैसे ही ज्यादा बढ़ेगा चुंबकत्व का गुण भी ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि दूर से चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, है ना। और तीसरा क्रोड की प्रकृति पर, कि इसके अंदर आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, नरम लोहा का या इस्पात का, इस पर भी डिपेंड करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप बोलोगे सर एक धारा पर, घुमाव की संख्या पर, और साथ ही कह सकते हैं यहाँ पे साथ कह सकते हैं इसके बाद बोला जा सकता है यहाँ घुमाव की संख्या प्रति इकाई लंबाई पर। नहीं साथ ये नहीं होगा,
केवल व्यास पर नहीं, तार की मोटाई पर नहीं, तो आप बोलेंगे केवल धारा पर यहाँ पर होगा, केवल धारा पर यहाँ पर होना चाहिए साथी, प्रति लंबाई नहीं, यहाँ पर साथी होना क्या चाहिए था कि घुमाव की संख्या पर, है ना। तो घुमाव की संख्या पर, फेरों की संख्या पर, है ना। उसके बाद क्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है और एक धारा के मान पर। तो आप कह सकते हैं ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, बाकी सब चीज क्या है, गलत है। यदि परिनालिका के घुमाव की संख्या दुगना हो जाए तो साथी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अगर साथी परिनालिका में घुमाव की संख्या यानी तारों के फेरों की संख्या हम दुगना कर देते हैं तो आप बताओ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो साथी चुंबकीय क्षेत्र की बात किया जाए तो ये भी दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। एक फॉर्मूला है, अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, नहीं याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। n इंटू में l होता है साथी, n इंटू में l होता है, ये आपको घुमाव की संख्या होता है। अगर मैं घुमाव की संख्या की बात करता हूं तो आप कहेंगे सर घुमाव की संख्या अगर हम दुगना करेंगे तो ये भी क्या होगा, क्षेत्र भी आपका दुगना हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आप घुमाव की संख्या 4 गुना करेंगे तो आपका क्षेत्र भी 4 गुना हो जाएगा। अगर ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें साथी आपने देखा कि जितना तारों के फेरों की संख्या ज्यादा होता है उतना ज्यादा इस वक्त क्षेत्र बनता है, उतना ज्यादा चुंबकत्व बढ़ जाता है। तो अगर आप दुगना करेंगे तो क्षेत्र भी दुगना होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये बिल्कुल साथी बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। परिनालिका का चुंबकत्व निर्भर करता है। मैंने आपसे साथी पूछा परिनालिका का चुंबकत्व किस किस पर निर्भर करेगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो परिनालिका का चुंबकत्व है वो साथ ही निर्भर करता है उसके फेरों की संख्या पर, उसके बाद धारा के परिमाण पर कि धारा कितना परिमाण हो रहा है, और फिर क्रोड की प्रकृति पर। आप बोलोगे सर तारों के फेरों की संख्या पर, बिल्कुल सही जवाब है। तारों की प्रकृति पर साथी, है ना, क्रोड की प्रकृति पर, तारों की प्रकृति पर नहीं। धारा के परिमाण पर, बिल्कुल सही जवाब। क्रोड की प्रकृति पर, बिल्कुल सही जवाब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथी, एक से अधिक, यानी कि ई नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा, ठीक है साथी। चीजें समझ में आ रही है साथी? क्या आप रिवीजन कर पा रहे हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आप रिवीजन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना। चलो साथी, नेक्स्ट, एक सोलेनोइड का उपयोग करके एक प्रबल चुंबक बनाने के लिए कोर सामग्री में क्या होना चाहिए। अगर साथी एक सोलेनोइड बना रहे हैं तो जैसे ही सोलेनोइड आप बनाओगे तो इसके बीच में साथी खाली स्थान जो होता है उसे हम प्राकृतिक कहते हैं, यानी कि नेचर कहते हैं, क्रोड का। अब हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे कि हम सबसे ज्यादा चुंबकत्व के जैसा व्यवहार करवा सके, स्ट्रॉन्ग चुंबक के जैसा हम व्यवहार करवा सके, एक बार कमेंट करिएगा। तो आप बोलोगे सर इसमें उच्च प्रगमता वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च प्रगमता होना चाहिए, हाई परमेबिलिटी होना चाहिए। अच्छा, हाई परमेबिलिटी मतलब क्या होता है साथी, जो चुंबक को या फिर जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है उसको तेजी से अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे बोलते हैं हाई प्रोबेबिलिटी, यानी कि साथ ही उच्च चुंबकत्व या प्रगमत्व कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, सोलेनोइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है साथी। देखो, एक सवाल पूछा जाता है सोलेनोइड के अंदर के बारे में, एक सवाल पूछा जाएगा सोलेनोइड के बाहर के बारे में। तो अगर अंदर के बारे में पूछेगा तब तो एक समान होता है, लेकिन साथी बाहर की बात किया जाए तो शून्य के करीब, एकदम जीरो के करीब होता है। अगर सोलेनोइड की बात किया जाए तो इसके बाहर में जो आपका साथी बाहर में चुंबकत्व होगा वो बिल्कुल जीरो होगा, और जैसे जैसे दूरी तेजी से बढ़ता जाएगा वो घटता चला जाएगा, है ना। लगभग जीरो के बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि बाहर चुंबकत्व होता ही नहीं है, अंदर एक समान होता है, अंदर की रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन बाहर में अगर बात किया जाए तो सी नंबर हो जाएगा। सोलेनोइड में फेरों की संख्या दुगना करने पर अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल क्या आधार पड़ेगा। इस साथी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। 72 बीपीएससी का फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा साथी। मात्र 999 में एक कोर्सेस उपलब्ध है। बहुत अच्छा सवाल, सोलेनोइड का कार्य सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। और मैं सोलेनोइड के कार्य सिद्धांत की बात करता हूं साथी, बहुत अच्छा है। अगर आप देखो साथी, यहां पे एक होता है फैराडे का प्रेरण का नियम। अगर फैराडे का प्रेरण का नियम की बात करता हूं तो आधारित होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर ऑप्शन में आपको मिल जाए एम्पियर का परिपथीय नियम तो साथी सही जवाब होगा एम्पियर का परिपथीय नियम। लेकिन अगर एम्पियर का परिपथीय नियम नहीं दिया गया है, फैराडे का प्रेरण नियम दिया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि सोलेनोइड काम करता है फैराडे का प्रेरण नियम में, ठीक है। अब इसमें साथी अंतर क्या है कि इसमें अंतर है कि इसमें जरूरी होना चाहिए कि वोल्टेज, है ना, वोल्टेज की इसमें साथी जरूरी आवश्यकता होती है, इसमें वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती इस नियम में। इसलिए बोला जाता है कि आपका जो सोलेनोइड है वोल्टेज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, धारा के मान पर डिपेंड करता है। तो आप कह सकते हैं कि इसका सही जवाब होगा एम्पियर के परिपथन का जो नियम है इस पर डिपेंड करेगा। हालांकि अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप इसको कई एग्जाम्स ने माना है कि फैराडे का प्रेरण का नियम भी होता है, ये बात को ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब साथी सी हो जाएगा। एक सोलेनोइड मुख्य रूप से किस प्रकार उपकरण के रूप में कार्य करता है। साथी सोलेनोइड आपका जो है अस्थायी चुंबक है। क्या है, अस्थायी चुंबक है, इस बात को ध्यान रखना। अस्थायी चुंबक का दूसरा नाम क्या होता है, विद्युत चुंबक होता है। तो आप बोलोगे सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है। साथ ही अस्थायी चुंबक हमें बनाना है तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, ये सवाल कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो मैं चाहूंगा जरा कमेंट करके बताना किसका प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे सर अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है, और अस्थायी चुंबक बनाना होगा तो हम उसमें नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं, सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। ये दो बातें आपको साथी ध्यान में होनी चाहिए। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है
कोना इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी आपको बताया हूं कि अस्थायी चुंबक के लिए क्या चाहिए और अस्थायी के लिए क्या चाहिए। किसी चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर बल प्रवर्तित किया जाना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एक चुंबक के साथ ही दूसरे चुंबक पर बल लगाता है। अब इसके द्वारा तो बल लगाया जा रहा है, किसके अंतर्गत आएगा? संपर्क बल के अंतर्गत? नहीं जी, क्योंकि बिना संपर्क में आए हुए एक चुंबक दूसरे चुंबकीय पदार्थ पर या चुंबक पर अपना बल लगा पाता है, तो हम इसे बोलेंगे असंपर्क बल, या कह सकते हैं संपर्क रहित बल, जिसे आप विस्पर्श बल कहते हैं। इस तरीका के लैंग्वेज बीपीएससी एडीओ में पूछा जा सकता है। तो साथ ही इस बात को ध्यान रखें कि हर एक सेशन जो आपको 15 मिनट आ रहा है आपके एग्जाम्स के लिए, यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही मुझे उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा, तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि कैसा लग रहा है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होगा? बोलेंगे सर चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर हो जाता है। क्या होता है? वेबर हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तांबा होता है। साथ ही अगर अनुचुंबकीय की बात करते हैं तो इसमें आपको ऑक्सीजन आता है, फिर इसके बाद साथ ही आपका अगर जिसके अंतर्गत मा लगा हो जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ में लोहा, निकल, कोबाल्ट आता है। प्रतिचुंबकीय में साथ ही तांबा, जस्ता, हीरा, सोना, चांदी सब किस में आता है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ में नहीं है। साथ ही लोहा, निकेल और कोबाल्ट की बात करें, लौह चुंबकीय पदार्थ आता है, लेकिन जो आपका तांबा है ये आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहने का मतलब जो चुंबक में नहीं सड़ता है उसके बारे में कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और जो सट जाएगा साथ ही उसे हम तेजी से सटेगा लौह चुंबकीय, जो धीरे धीरे सटेगा उसे हम कहा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? अगर साथ ही कोई चुंबक है उसको हम स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं तो किस दिशा में वो टिकेगा, मतलब किस दिशा में रुकेगा? तो याद रखना उत्तर दक्षिण दिशा में। क्या? उत्तर दक्षिण दिशा में। साथ ही बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और साथ ये रहा आपका अंतिम सवाल। यदि एक चुंबक के दो भाग में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जैसे विभक्त करेंगे दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाएगा, यानी कि अलग अलग चुंबक बन जाएगा। ये साथ ही बिल्कुल आपका 25 महत्वपूर्ण सवाल था इस टॉपिक से। कैसा लगा हमारे साथ जुड़कर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको साथ ही चाहते हैं इसी तरीका से रिवीजन आगे और टॉपिक को करना तो उस टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हम अगली क्लास में उसको कवर करें। यहां तक देखने के लिए, सेशन को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबको दिल की गहराई से मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।